सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट मैक्रो चैप्टर का मॉनेटरी सिस्टम, है ना, मौद्रिक नीति एवं साख नीति लेकर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि मॉनेटरी सिस्टम कौन जारी करता है, इसके द्वारा जो है नियमित और नियंत्रित होता है। तो प्रत्येक देश में बच्चों क्या होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। और आरबीआई जो है हमारे देश के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और रेगुलेटिंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना, उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आरबीआई के बारे में आपको मैं बताऊं तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, कितना, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना है कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। दूसरा चीज ये जान लीजिए कि ये जो है अधिनियम अधिनियम यानी एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की जो स्थापना है एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अच्छा, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और साथ ही एक किस योजना की सिफारिश पर हुआ था, तो है हिल्टन हिल्टन यंग योजना। हिल्टन यंग योजना की सिफारिश पर जो है आरबीआई या भारत का केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ था। इसकी प्रारंभिक कार्यालय जो था वो कोलकाता था, ये भी याद रखना है। प्रारंभिक जो कार्यालय था या कहिए मुख्यालय था वो कोलकाता था। फिर बाद में जो है 1937 में कहाँ लाया गया, तो मुंबई में लाया गया। कहाँ लाया गया, मुंबई में लाया गया। ये इतना सा आरबीआई के बारे में जानना है। आरबीआई क्या करती है, भारत की जो करेंसी है उसको कितना निर्गमित करना है, कब जो है जनता से वापस लेना है, कब लिक्विडिटी के रूप में लेना है, कब सीआरआर के रूप में लेना है, ये सारी चीजें जो हैं आरबीआई के द्वारा नियमित और नियंत्रित होता है। चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि मौद्रिक एवं साख नीति, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, किसी देश की, अच्छा ये जो है ना भारत का जो है आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है। उसी तरह प्रत्येक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो अपने देश की करेंसी को नियमित और नियंत्रित करता है। जैसे अमेरिका का है फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है ना। अमेरिका का जो है फेडरल रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक है। और हमारी इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी में जो है अमेरिका का केंद्रीय बैंक का जिक्र है ना, आगे हम लोग देखेंगे। बोला कि किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे मूल्य स्थिरता, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी, विनिमय दर एक्सचेंज रेट और रोजगार, आर्थिक विकास दर को बढ़ाने आदि, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। जब केंद्रीय बैंक के द्वारा मूल्य स्थिरता का मतलब है कि जब किसी प्राइस का जो है वो मूल्य जो है ना ही इन्फ्लेशन होने देता है ना डिफ्लेशन होने देता है, वो एक स्थिर रखता है। साथ ही क्या है, मूल्य स्थिरता का तात्पर्य है कि विदेशों की जो करेंसी है उसका वैल्यू, है ना, और हमारी इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है गिरने ना दिया जाए। इंडियन करेंसी का वैल्यू अमेरिका के डॉलर के अपेक्षा जो है हमारा इंडिया का जो वैल्यू है वो घटने ना दे, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई का है, ठीक है ना। विनिमय दर का मतलब है कि विदेशी यानी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी से किस रेट पर जो है एक्सचेंज होगा, है ना, उसकी स्थिरता बनाए रखे, स्टेबिलिटी बनाए रखे, है ना, इसकी जिम्मेवारी भी आरबीआई का होता है। और भारत में जितनी बेरोजगारी है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट करने का जिम्मेवारी भी आरबीआई का ही होता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है कैसे होगा, है ना, कितना दर पर जो है करेंसी को निर्गमित किया जाए, ठीक है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आरबीआई को होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है, ठीक है। साथ ही बच्चों क्या है कि कितना हमको जो है लिक्विडिटी जो है बढ़ाना है, कितना घटाना है ना, बढ़ाने को प्रसार कहा जा रहा है, घटाने को संकुचन कहा जाता है। इसका मैनेजमेंट कौन करता है,
मौद्रिक नीति के द्वारा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है, ठीक है ना, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहा जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है समय समय पर, तो आरबीआई जारी करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। नियमित मतलब होता है रेगुलेटिंग कर रहा, नियम बनाना, ठीक है ना। जैसे कि जब कोई केंद्रीय बैंक किसी मुद्रा को निर्गमित करता है तो जनता को स्वीकार करना पड़ता है लेन देन के लिए, ठीक है ना। कोई जनता अगर लेने से इनकार कर देता है तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, बिकॉज वो आरबीआई का रूल है, ठीक है। और नियंत्रित से मतलब है कि कब जो है भारत के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाना है यानी प्रसार करना है, कब जो है लिक्विडिटी को घटाना है, संकुचन करना है, ये इसको बोला जाता है नियंत्रित करना। लिक्विडिटी का मतलब होता है बच्चों, पैसा जो है वो लिक्विडिटी के रूप में होता है। चाहे रुपया को आप जो है कुछ कोई भी सामान खरीद सकते हैं, उस रूप में हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम पानी को क्या करते हैं, पानी को अगर हम गिलास में लेते हैं तो गिलास के शेप में हो जाता है, अगर कोई दूसरा पात्र में लेते हैं तो उस आकार का हो जाता है। उसी तरह पैसा, पैसा को किसी भी रूप में आप लेना चाहेंगे तो आपको प्राप्त हो जाता है, इसीलिए जो है रुपया को, करेंसी को जो है लिक्विडिटी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बोले कि एक अच्छी मौद्रिक नीति वह है जिसमें आंतरिक मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थिरता, विनिमय दरों में स्थायित्व, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की समुचित व्यवस्था की जा सके। देखिए एक अच्छी मौद्रिक नीति कौन होता है एक अच्छा केंद्रीय बैंक कौन होता है, जो देश के अंदर यानी कह सकते हैं आंतरिक मूल्य स्तर को सापेक्षिक स्थिरता बनाए रखे, यानी स्टेबिलिटी बनाए रखे, ना घटे ना बढ़े, ठीक है ना। तब जो है हमारी इकोनॉमी का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। बोले विनिमय दर, जैसे एक्सचेंज रेट, मान लिया जाए कि अभी मेरा एक डॉलर बराबर जो है वो मान लिया जाए 90 के आसपास हो गया है। तो धीरे पहले कितना था, एक डॉलर बराबर जो है मात्र जो है एक डॉलर बराबर 40 रुपया था। अब धीरे धीरे देखिए जो है हमारी इंडियन करेंसी का जो है वैल्यू घट रहा है। तो आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या केंद्रीय बैंक का जो है उत्तरदायित्व होता है कि अपने देश के करेंसी का मूल्य को स्टेबिलिटी बनाए रखे, यानी उसको घटने ना दे। जैसे यहाँ जैसे जैसे देख रहे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारी इंडियन का आईएनआर का जो है वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू घटने ना दिया जाए, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आरबीआई के पास होता है। अब यहाँ पर साथ ही क्या है कि आर्थिक स्थिरता, है ना, यानी लोगों को रोजी रोजगार या फिर कह सकते हैं कि सरकार का टैक्स ये जो है बरकरार रहे, और क्या रहे, स्थिरता के साथ बढ़े। बोल रहा है कि रोजगार की समुचित व्यवस्था कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है ना। तो रोजगार वैसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वैसा काम करे जिससे जो है लोगों को क्या मिले, अर्थ मिले, धन मिले, है ना। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होता है। चलिए, और सरकार को समय समय पर आरबीआई क्या करता है, सलाह देता है कि आपको जो है रोजगार सृजन कैसे करना है ना, लोगों की बेरोजगारी कैसे दूर करना है, कब कितना पैसा आपको छाप करके हम देंगे, ये सारा जो है आरबीआई भारत सरकार को सलाह देती है। अब हम लोग आगे देखने वाले कि मौद्रिक नीति का कोई निश्चित और अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, यानी इसको कोई निश्चित नियम नहीं है। इसको समय पर क्या हो जाता है कि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, समय समय पर बदलते रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि वरन देश के काल एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो मान लिया जाए कि CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, मान लिया जाए कभी रहता है 3.35 और कभी रहता है 4.5%, 4.5%। तो क्या है कि कभी तो बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, यानी आरबीआई अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है CRR हो गया, SLR हो गया, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है। इसलिए कह रहा है कि मौद्रिक नीति का कोई निश्चित और अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वरन देश के काल एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बोला कि भारत में यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है, यानी भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अभी मैंने कहा कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तब से लेकर
अभी तक भारत के जितने भी करेंसी छपते हैं या फिर कितना छापना होता है, कितना वाणिज्य बैंक को अपने पास रखना होता है, कितना जो है केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, ये सारी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष, देखिए यहाँ पर इसका भी एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ये आरबीआई का जो भी वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, ठीक है, ये याद रखना है। और फाइनेंशियल ईयर किसको कहा जाता है, तो 12 महीना का, 12 माह, ठीक है, 12 माह यानी 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच 12 महीना होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आरबीआई जो है एक साल में 10,000 करोड़ रुपया से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस अधिनियम के तहत, किस रूल रेगुलेशन के तहत, तो एक्ट 1934 के तहत जो है आरबीआई 10,000 करोड़ रुपया से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नई मुद्रा जारी करने की जो पद्धतियां हैं, है ना, सिस्टम है ना, वो दो तरीके से, एक है न्यूनतम आरक्षित पद्धतियां, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो 1956 में से जो चलता आ रहा है, और एक है अनुपातिक आरक्षित पद्धति। अभी वर्तमान में जो है न्यूनतम आरक्षित पद्धति के द्वारा जो है आरबीआई करेंसी को निर्गमित करती है, छापती है, ठीक है, अब ये याद रखना है। चलिए आगे जो है न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी। देखिए अभी हमने तुरंत कहा था कि भारत में जो है न्यूनतम आरक्षित पद्धति के द्वारा जो है रिजर्व बैंक पैसा को छापता है, लेकिन कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई के पास जो है 200 करोड़ होना जरूरी है। और किस रूप में होना चाहिए, तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि 115 करोड़ के बराबर सोना यानी गोल्ड अपने पास रखना है, और 85 करोड़ रुपया के बराबर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी के रूप में आरबीआई अपने पास हमेशा रखेगा। यानी आरबीआई जो है अपने पास एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर 200 करोड़ रखेगा। कितना करोड़, 200 करोड़। लेकिन 200 करोड़ में 115 करोड़ जो है वो गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा, गोल्ड के रूप में रहेगा, सोना के रूप में रहेगा। और जो 85 करोड़ है वो फॉरेन करेंसी के रूप में रहेगा। ये याद रखना है, इसको जो है बरकरार इसको करके रखना, ये नहीं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर जो है आपको देखना है मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, टूल्स क्या है, बड़ा कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ रूल है जो आरबीआई ने बनाकर रखा है, वो दो प्रकार का है, एक है परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव, और एक है गुणात्मक जिसको क्वालिटिव कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले परिमाणात्मक हम लोग देखते हैं, क्वांटिटिव रूल्स देखते हैं कि आरबीआई जो है क्या क्या जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए बनाकर रखा है। देखिए आरबीआई के दो नीतिगत अनुपात है, पहला है नगद आरक्षित अनुपात जिसको कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में सीआरआर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, इसको बोला जाता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एक बार पूछा हुआ है। कॉपी जब हम लोग चेक करने जाते हैं तो अक्सर जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, एसएलआर से रिलेटेड भी पूछ देता है कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। अब ये हम लोग पहले ये जान लें कि सीआरआर होता क्या है, सीआरआर क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ भारत में जो है, भारत में एक आरबीआई है जो केंद्रीय बैंक है, इसके अलावे भारत के सार्वजनिक बैंक 12 हैं, कितने हैं, 12 बैंक, ठीक है। बाकी जो है प्राइवेट बैंक भी है, फॉरेन बैंक भी है। तो क्या करना होता है, वाणिज्य बैंकों को अपने जमा पूंजी का यानी 14 दिन के अंदर जितना भी एक बैंक के पास जमा है ना, जनता के द्वारा जो जमा पैसा है उसका 4.5% जो है वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। बात समझिए, बोल रहे हैं कि सीआरआर एक ऐसा क्वांटिटिव रूल्स है या सिस्टम है जो वाणिज्य बैंक, जो हमारे भारत सरकार का जो है सार्वजनिक बैंक 12 है, तो ये 12 बैंक का 14 दिन में जो भी जमा पूंजी जनता के द्वारा होता है उसका 4.5% जो है
आरबीआई के पास जो जमा करना होता है उसको नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है या इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अब ये क्यों जमा करता है? तो जब कोई सार्वजनिक बैंक दिवालिया यानी विपरीत परिस्थिति में एक प्रकार से इंश्योरेंस कराता है, वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई के पास 4.5% रकम दे करके अपने आप को इंश्योरेंस कराता है कि जब भी विपरीत परिस्थिति वाणिज्य बैंक का होगा यानी कॉमर्शियल बैंक का जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा कि वो आपको मदद करेगा। इसलिए जो है वाणिज्य बैंक या कॉमर्शियल बैंक जो है 14 दिन में जो जमा रकम होता है उसका 4.5% जो है किसके पास जमा करता है? आरबीआई के पास, उसको सीआरआर कहते हैं। अब एसएलआर के बारे में भी जान लीजिए कि एसएलआर क्या होता है। जिससे क्या होता है कि हम लोग जान रहे हैं कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और भारत में जो है कॉमर्शियल बैंक भी है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि 4.5% तो आरबीआई के पास में सीआरआर के रूप में जमा कर दिया। 4.5% किसके पास जमा किया? कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई के पास किस रूप में? तो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। अब इसके पास जो पैसा रहता है जनता को भी क्या है? पीएलआर के रूप में, पीएलआर के रूप में जो है जनता को ऋण के रूप में देता है और अपने पास जो पैसा रखता है 18% मिनिमम से लेकर के 40% जो है पैसा जो है अपने पास रखता है। बात समझिए, 18 से 40% रकम जो है कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, इसलिए कि जनता कभी भी उस बैंक से अपना जमा पूंजी को निकाल सकता है। ठीक है। और ये जो ऋण देता है, अभी जैसे देखिए यहाँ पर जो है 4.5% तो सीआरआर के रूप में जमा कर दिया। दूसरी चीज है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 40% जो है अपने पास रख लेता है ना। तो ये हमारे पास कितना जो है है 44 इतना। बाकी जो है यानी 100% में हम 44 को क्या करते हैं? बांट देते हैं। बच कितना रहा? 5 9 में यानी 55% लमसम जो है जनता को क्या कर देता है? ये ऋण दे देता है। 55% जो है क्या करता है? जनता को पीएलआर के रूप में, पीएलआर के रूप में जो है ऋण देता है। क्योंकि बैंक वह है जिसमें जनता अपना जमा रकम को जमा करता है तथा जरूरतमंदों को बैंक क्या करता है? ऋण देता है। तो ऋण जो है, ऋण को हम लोग पीएलआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीएलआर कर रहे हैं, ये याद रखना है। ठीक है। तो एसएलआर समझ में आ गया होगा। एसएलआर जो है आरबीआई के देने के बाद यानी 4.5% जो है कॉमर्शियल बैंक जो 4.5% देता है, 4.5% सीआरआर के रूप में, उसके बाद जो है बैंक जो है खुद अपने पास जो 18 से 40% के बीच अपने पास रखता है। बाकी जो है ये जो अपने पास रखता है ना बैंक, उसको एसएलआर कहा जाता है। ठीक है। और जो जनता को दे देता है, जो बचा रकम जो है 55% कुछ बच रहा है, ये जो जमा रकम ऋण के रूप में जो जनता को या इंडस्ट्री को या उत्पादक क्षेत्र को देता है, उसको जो है पीएलआर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक होता है सीआरआर जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास 4.5% जमा करता है, और एक होता है एसएलआर जो 18% से 40% अपने पास रखता है ना। दूसरी चीज है 55% समथिंग जो है वो क्या करता है? पीएलआर के रूप में जनता को ऋण प्रदान कर देता है। आगे दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी क्या लेकर के आया है? आरबीआई की दो नीतिगत दर जिसे बोलते हैं रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है समझिए। क्या है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है। जनता कहाँ से लोन लेता है? कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेगा? तो इससे जो है ये जब पैसा लेता है ना, यानी कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। तो मान लिया जाए 5% में इंटरेस्ट में या 10% में 15% में कुछ भी हो, तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है ना। रेपो रेट में भी दो कंडीशन है बच्चों कि मान लिया जाए कि देश के अंदर जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो आरबीआई क्या करता है? अपना रेपो रेट को वो बढ़ा देता है, यानी 5% के बजाय वो 10% कर देगा, ताकि जो है कम से कम जो है कॉमर्शियल बैंक लोन ले, है ना। और जब क्या है कि मान लिया जाए कि देश के अंदर लिक्विडिटी मनी कम हो जाता है, तो आरबीआई क्या कर देता है कि अपना रेपो रेट को घटा देता है, ताकि बैंक क्या करे? ज्यादा से ज्यादा लोन ले और फिर बैंक से जो है जनता लोन लेगी। ठीक है। अब एक और समझना है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? ये क्या होता है कि क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक अपनी जमा पूंजी को, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि
आरबीआई के पास जो है अपना जमा पूंजी जमा करता है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि जनता का जमा पूंजी कॉमर्शियल बैंक यानी एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी बैंक के पास जाता है, इसके पास अपना जमा करता है पूंजी, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो है अपनी जमा पूंजी को आरबीआई के पास जो है जमा करता है। ठीक है, उसको ही रिवर्स रेपो, रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा उसको दे रहा है ना, आरबीआई को, आरबीआई के पास जमा कर रहा है, तो उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। और इसको भी जो है 3.5% के हिसाब से जो है, यानी 3.35% के हिसाब से जो है आरबीआई जो है इसको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चलिए आगे क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट में भी क्या होता है, सेम कंडीशन है कि आरबीआई से जो है कॉमर्शियल बैंक जो है दीर्घकालीन के लिए जब लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो उसको बैंक रेट कहा जाता है। आगे हम लोग इसका डिफिनेशन भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में। बड़ा एक सीमांत अस्थायी सुविधा, ये क्या है, क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है टूल्स के रूप में जो है आरबीआई यूज करता है। उसके बाद खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और अस्थायी जमा सुविधा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये सारे जितने भी आपको जो है क्वांटिटिव मेथड में देखने को मिल रहा है, परिमाणात्मक जो है मौद्रिक नीति का जो टूल्स है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उसके बाद फिर गुणात्मक में आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। बोला कि वह राशि जिसे बैंकों के द्वारा, बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक का बात किया जा रहा है, बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा में से एक निश्चित, जिसको 4.5% अभी मैंने बताया था, भाग के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉमर्शियल बैंक जो है अपने 14 दिन में जो भी जमा रकम होता है उसको जो है आरबीआई के पास 4.5% क्या करना होता है, जमा करना होता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। रिजर्व बैंक इस अनुपात को इसलिए बनाए रखता है ताकि विपरीत परिस्थिति, जब दिवालिया घोषित होने के कगार पर जब कोई बैंक हो जाता है तो उसको रिटर्न देता है कि आप जो है अपना बैंक को बचा लीजिए। एक प्रकार से इंश्योरेंस के रूप में, सीआरआर के रूप में जो है आरबीआई के पास कोई भी कमर्शियल बैंक जमा करता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात का सर्वप्रथम सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया। देखिए जो है सीआरआर का जो बुद्धि कौन दिया था सबसे पहले, वो दिया था जे.एम. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा। और तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा इसे सर्वप्रथम लागू किया। देखिए अमेरिका जो है सबसे पहले सीआरआर का यूज किया, तो भारत भी उसका फॉलो करने लगा। ठीक है, कि भारत के भी कॉमर्शियल बैंक जो है अपने 4.5% जो है आरबीआई के पास जमा करे, ताकि जो है वो जब दिवालिया होने के कगार पर रहे तो हम उसे मदद कर सके। अब आगे यहाँ पर सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखी गई धनराशि का प्रयोग वह खर्च भी नहीं कर सकता, यानी आरबीआई खर्च नहीं करता। जो सीआरआर के रूप में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, किसके पास, आरबीआई के पास जो जमा करता है, आरबीआई सीआरआर के पैसे को खर्च नहीं करता है। और यहाँ पर बोलता है कि इस धनराशि पर उसे बैंकों को ब्याज भी अदा नहीं करना पड़ता। जो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास कोई भी बैंक, यानी कोई भी जो है कॉमर्शियल बैंक अगर सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जो 4.5% के रूप में जमा करता है, इसका ब्याज आरबीआई नहीं देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी गणना पाक्षिक आधार अर्थात 14 दिनों की औसत जमा राशि पर की जाती है। अभी मैंने बताया कि कोई भी जो कॉमर्शियल बैंक है उसको जो 14 दिन के अंदर जो पैसा उस जनता के द्वारा जमा होता है उसका 4.5% सीआरआर के रूप में किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है करेंट रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दिनों का जमा पूंजी, तो 14 दिनों का, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आगे पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर रहा है कि वर्तमान में 4.5% है। इसका मतलब है कि सभी वाणिज्य बैंक, सभी कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशि का 4.5% आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। ये मजबूरी है, ये जो है आरबीआई के टूल्स है, अगर रूल है, इसको अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर जो है आपकी सदस्यता क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, या तो फिर आपको दंड भी दे सकता है। अब आगे हम लोग दूसरा देखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। यहाँ बोल रहा है वैधानिक तरलता अनुपात, या 18% से 40% बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक जो है अपने पास रखता है ना।
सीआरआर देने के बाद व्यापारी व्यापारी क्या बोल रहा है कि बैंकों को, यानी व्यापारी बैंक बोलिए, चाहे वाणिज्य बैंक बोलिए, चाहे कमर्शियल बैंक बोलिए, अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। अपने पास भी क्या करता है कमर्शियल बैंक जो है अपने पास जो है 18% न्यूनतम और अधिकतम जो है 40% अपने पास रख सकता है, और 4.5% तो आपको सीआरआर के रूप में जो है केंद्रीय बैंक को देता है। फिर बाकी बचा जो पैसा रहता है वो पीएलआर के रूप में जो है जनता को ऋण दे देता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्यों रखना होता है, क्योंकि जनता की कभी भी जरूरत होती है और बैंक जाकर के क्या करता है, अपना निकासी करता है। इसलिए जो है बैंक जो है अपने पास जो है क्या करता है, रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है कि अपने पास जो है 18 से 40% अपने पास जो रखता है जनता को लेन देन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब यहाँ देखिए यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है कितना परसेंट रखेगा। ये भी कौन निर्धारित करता है, ये 18 से लेकर के 40% जो एसएलआर के रूप में जो कॉमर्शियल बैंक रखता है, ये भी निर्धारित कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि बैंक अपने पास कितना रखेगा। अब यहाँ जो है तथा मौद्रिक नीति एक उपकरण के रूप में, यानी टूल्स के रूप में, इसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता है ना। कौन करता है, आरबीआई करता है। कभी 18%, कभी 20%, कभी 40%, इस तरह जो है जैसा निर्देश देगा आरबीआई, जैसा निर्देश देगा कॉमर्शियल बैंकों को, उस आधार पर जो है कॉमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है। नहीं, अब जैसे रिजर्व बैंक निर्देश दिया कि 20% रखना है, तो कॉमर्शियल बैंकों को 20% रखना है। अब आगे देखते हैं कि सीआरआर तथा एसएलआर को सम्मिलित रूप से आरक्षित अनुपात यानी रिजर्व रेशियो या आरबीआई के नीतिगत अनुपात भी कहा जाता है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का। और ये दोनों ने केवल मौद्रिक नीतियों के बल्कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाने की भी उपकरण है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि इसके द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि रेपो दर क्या है, रेपो रेट क्या है। रेपो दर वह दर होती है जिसके आधार पर कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण लेती है। अभी मैंने बताया था पीछे कि रेपो दर का मतलब है कि जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक किससे, आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेना चाहता है, यानी कम समय के लिए ऋण लेना चाहता है, तो वो जो है रेपो दर कहलाता है। जो आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक से 6.5% या 6.25% के रूप में ब्याज लेता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, ऋण देता है, कुछ घंटों से लेकर 14 दिन तक। यहाँ पर कितना दिन ऋण दे रहा है, बोले कुछ घंटों से लेकर 14 दिन तक। अगर कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, कितना दिन के लिए, तो कुछ घंटों से लेकर 14 दिनों के बीच के अंदर अगर लेता है, तो उस रेट को ही रेपो रेट कहा जाता है। जो पहले था 6.5%, अभी इसको घटा दिया गया है, 6.25% कर दिया गया है। अब आगे हम लोग देखने वाले कि भारतीय रिजर्व बैंक तरलता प्रबंधन के अंतर्गत बाजार में तरलता बढ़ाने अथवा घटाने हेतु इस दर में कमी या वृद्धि करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है अगर बाजार में या कहिए देश के अंदर तरलता को बढ़ाना है, तरलता को क्या करना है, बढ़ाना चाहता है, नहीं कह सकते हैं पैसा देश के अंदर कम हो गया उसको बढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना जो रेपो रेट है, उसको क्या करेगा, कम करेगा, है ना, 4% भी कर देगा, 4.5% कर देगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक लोन लेगा और इस तरह जो है देश के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तरलता घटाना चाहेगा तो आरबीआई क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, जो 4% था ना वो कर देगा 6.5% आपको अब लगेगा। तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा तो स्वतः क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगा। अब यहाँ देखिए रेपो का अर्थ है रीपर्चेज ऑप्शन, यानी दोबारा आप ले सकते हैं, लोन जो है दोबारा ले सकते हैं। जब वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूति गिरवी यानी मॉर्गेज रखता है तो उसे एक निश्चित तिथि तथा तय ब्याज दर पर वापस खरीदने की वादा भी करती है। यही कारण है इसका नाम है रीपर्चेज ऑप्शन।
अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि दीर्घकालिक रेपो परिचालन क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और यह एक मौद्रिक उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ई कुबेर के द्वारा 1 लाख करोड़ तक जो है कोई कॉमर्शियल बैंक को लोन के रूप में देता है। ठीक है, तो भी लंबे समय के लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि ऋण कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को स्वीकार करके प्रदान करता, यानी आरबीआई क्या करता है, जिसे कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है, एक मॉर्गेज रखता है, सर्टिफिकेट या फिर कहिए बॉन्ड रखवाता है, कि आप अपना जो है प्रतिभूति रखवाता है गिरवी के रूप में कि ये आप दीजिए, हो सकता है आप रिटर्न नहीं करेंगे तो, इसलिए जो है कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई कुछ जो है गिरवी के रूप में रखवाता है। ठीक है ना, तब जो है क्या करता है, इसको पैसा देता है। लोन ऐसे नहीं मिलता, लोन जो है क्रेडिट से नहीं मिलता, आपको कुछ साक्ष्य जो है या आपका डॉक्यूमेंट जो है आरबीआई के पास क्या करना होता है, कॉमर्शियल बैंक को जमा करना होता है, तब जाकर के लोन उसको देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी घोषणा फरवरी 2020 में की गई थी। एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेशियो ऑपरेशन के अंतर्गत ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा न्यूनतम 1 करोड़ तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 1 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़, 1 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक जो है आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को दीर्घकाल के लिए जो है ऋण प्रदान करता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या रखना होता है, मॉर्गेज के रूप में अपनी प्रतिभूतियां रखना पड़ता है, बॉन्ड रखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ बोल रहा है प्राय रेपो जो ऋण के अंतर्गत 1 दिन यानी से 14 दिन तक जो है फोर्टनाइट का अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, जबकि एलटीआरओ के अंतर्गत 1 से 3 वर्ष तक दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। दो तरीके का रेपो रेट है, एक तो अल्पकालीन के लिए और एक है दीर्घकालीन के लिए। अल्पकालीन के लिए बोलता है कि 1 दिन से लेकर, यानी बोल रहा है कुछ घंटों से लेकर 14 दिन तक, और दीर्घकाल में कहता है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का जो है दीर्घावधि ऋण जो है प्रदान करता है आरबीआई, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। आगे देखते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, रेपो दर, अभी मैं रेपो दर हम लोग समझ के आ रहे हैं, जो अल्पकालीन जो है आरबीआई से लोन लेता है, सुविधाएं समानांतर में उपलब्ध रहेगी, दीर्घकाल रेपो परिचालन इनको प्रतिस्थापित नहीं करेगा, यानी इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि रिवर्स रेपो क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। जब कॉमर्शियल बैंक जो है अपनी जमा पूंजी को आरबीआई के पास जमा करेगा तो उसको जो है आरबीआई कितना इंटरेस्ट देगा, तो उसको जो है आरबीआई जो है 3.35% के रूप में ब्याज देता है। अगर कॉमर्शियल बैंक अपना जमा पूंजी को कहाँ जमा करता है, आरबीआई के पास, और एक आम जनता जो है कहाँ अपनी जमा पूंजी जमा करता है, कॉमर्शियल बैंक में। आम जनता कॉमर्शियल बैंक में और कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास जब पैसा अपना जमा करता है बचत पूंजी को, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और आरबीआई जो है 3.35% उसको ब्याज भी देता है। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ब्याज दरों के लिए एक आधार जो है एक आधार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बड़ा एक रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उसकी तरलता अधिक यानी जमा को स्वीकार करता है, और रिजर्व बैंक इसका प्रयोग बाजार से तरलता कम करने हेतु करता है। यानी जैसे मान लिया जाए कि मार्केट में या देश के अंदर जो है काफी लिक्विडिटी मनी हो जाता है, यानी पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बोल रहा है कि आरबीआई चाह रहा है कि देश के अंदर लिक्विडिटी कम हो, तो क्या कहेगा कि तुम लोग जो है मेरे पास जमा करो, हम जो है तुम लोगों को इतना परसेंट देंगे, इसलिए इसको कहा जाता है रिवर्स मतलब उल्टा जो है कॉमर्शियल बैंक कहाँ जमा कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास उल्टा जमा किया जा रहा है, इसलिए इसको रिवर्स कहा जा रहा है ना। जब गाड़ी पीछे लेती है तो उसको रिवर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं तरलता समायोजन सुविधा। या बोले यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, और यहाँ बोल रहा है कि पुनर्खरीद समझौते रेपो रेट एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से आरबीआई को ऋण प्रदान की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एलएएफ को, है ना, वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति के परिणाम की एक मात्र के रूप में पेश किया गया। यानी जो है एलएएफ वो क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में जो है कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसको सुधार के लिए जो है नरसिम्हम समिति के द्वारा लागू किया गया था।
अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि तरलता समायोजन सुविधा के दो घटक रेपो और रिवर्स रेपो दो है ना, रेपो और रिवर्स। रेपो का होता है कि जब बैंक ब्याज लेता है, यानी कह सकते हैं ऋण लेता है, तो ऋण के बदले क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को ब्याज रिटर्न करना होता है। लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जब जमा करता है पैसा, तो इसको जो है रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से 3.35% ब्याज देता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक जो है अगर ऋण ले लिया, ठीक है, तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। जो रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो है वो है 6.25%। अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, ऋण लेगा, तो उसका ब्याज है 6.25। लेकिन यही कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेगा, तो उसको मात्र जो है 3.35% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो ये अन्याय है। क्या है जी? अन्याय है कि नहीं? जब अपने जो है ऋण देगा तो इतना परसेंट ब्याज चाहिए, लेकिन जब इसके पास पैसा जमा करेगा तो 3.35% ही ब्याज देता है। तो इसको बोला जाता है तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। क्या है कि तरलता समायोजन सुविधा दो घटक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे रेपो के माध्यम से ही आरबीआई से ऋण लेते हैं। ये तो बता ही चुके हैं। जब बैंकों के पास धन की अधिकता होती है, तो वह रिवर्स रेपो प्रणाली के माध्यम से रिवर्स रेपो दर पर अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और जब जमा करता है तो उसी से जो है 3.35% इसको ब्याज मिलता है। और जब ऋण लेता है तो इसको जो है 6.25% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ता है आरबीआई को। अब यहाँ बोल रहा है कि इससे मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जा सकता है। मुद्रास्फीति क्या है? जब किसी वस्तु की लगातार कीमत में वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति या मनी इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और मनी इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। कीमत अगर बढ़ रही है तो इसके जिम्मेवार सरकार नहीं है, बल्कि आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई किसके अधीन है? तो सरकार के अधीन है। अब ये जानिए कि इसका उपयोग बैंकों को आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान जो है या उनके नियंत्रण से परे होने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति में अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं बैंक दर क्या है। बैंक दर जो है कितना परसेंट है? देख लीजिए, 6.75%। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। कुछ वर्ष पहले तक रिजर्व बैंक साख नियंत्रण अपनी में बैंक दर प्रमुख उपाय हुआ करता था। यानी जो है सबसे पहले जो है बैंक दर के हिसाब से जो है कॉमर्शियल बैंक क्या करता था, आरबीआई से, इससे आरबीआई से जो है ये लोन लेता था, ऋण लेता था, कर्ज लेता था। कितना परसेंट ब्याज के दर पर? तो 6.75% के हिसाब से ये लोन लेता था किसी आरबीआई से। ठीक है, अब यहाँ रिजर्व बैंक बैंक दर में वृद्धि अथवा कमी करके वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है। आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को कैसे कंट्रोल करती है, इसके विषय में ये कह रहा है। अब बोले कि परंतु वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक दर के स्थान पर रेपो रेट का प्रयोग करने लगा है। अब बैंक दर जो है यानी बैंक रेट की जगह पर रेपो रेट का जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, कम समय या 0 से यानी कुछ घंटा से लेकर के 14 दिन तक या फिर 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक लेता है रेपो रेट में। तो बैंक रेट का जो है वैल्यू थोड़ा सा भी घट गया है। इसके हिसाब से लोग बैंक कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन नहीं लेता है। नेक्स्ट, चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार वित्तीय वर्ष बार बार कहते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बच्चों कि वित्तीय वर्ष क्या है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वाले 12 महीना को वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। बोला कि 2011-12 में वार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की घोषणा की। यह प्रणाली मई 2011 में प्रभावी हुआ। देखिए ये जो है क्यों लाया गया, तो बोला कि मौद्रिक नीति की समीक्षा यानी मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं,
या कहीं आरबीआई ज्यादा तो नहीं ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको जो है ऑब्जर्वेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए या समीक्षा के लिए जो है लाया गया था। अब आगे देखते हैं, इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से एक रात के लिए अपनी कुल जमा का 1% ऋण ले सकता है। किसके द्वारा? MSF के द्वारा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा जो है कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कोई भी वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई से एक रात के लिए कितना, तो अपनी कुल जमा का, जैसे मान लिया जाए कि आप रिवर्स रेपो के हिसाब से जमा कर रहे हैं, सीआरआर के रूप में आप जमा कर रहे हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास, ठीक है ना, ये दो तरीके से पैसा जमा करता है। एक तो सीआरआर के रूप में जो है 4.5% अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास जमा करता है, और कुल जमा पूंजी का जो बचत पैसा है वो भी जो है रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से जो है जमा करता है। इसमें 4.5% और इसको मिलता है कितना, तो 3.35% के हिसाब से इसको रिटर्न ब्याज मिलता है। यहाँ पर सीआरआर के रूप में, ये इंश्योरेंस के रूप में जमा करता है, या कैश रिजर्व रेशियो, जब ये कमर्शियल बैंक दिवालिया ना घोषित हो तो उससे बचने के लिए जो है सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करता है। दूसरा क्या करता है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत जमा पूंजी हो जाता है तो उसको क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। तो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को 3.35% के रूप से ऋण देता है। तो उसी में से जो जमा पूंजी, अगर मान लिया जाए अचानक निकालना, कोई कमर्शियल बैंक को कोई काम हो पड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि 1% अपना कुल जमा राशि का 1% पैसा निकाल सकता है, ठीक है। इसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है, ठीक है। बैंकों को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में मिलती है, यानी शनिवार को जो है बैंकिंग कार्य जो है बंद रहता है। खुले बाजार की क्रियाएं आगे हम लोग देखते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक यानी हमारा केंद्रीय बैंक खुले बाजार की सरकारी प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल तथा अन्य स्वीकृत पत्रों को क्रय विक्रय करता है, बेचता है। जैसे मान लिया जाए कि आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है कि ट्रेजरी बिल जारी किया, ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल बैंक खरीदेगा या बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे, ठीक है, या आम जनता भी खरीद सकता है जिसके पास पैसा ज्यादा रहता है। तो ट्रेजरी बिल जब खरीदेगा तो क्या होगा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी मनी, यानी देश के अंदर जो है लिक्विडिटी मनी ज्यादा रहता है, वो कहाँ चला जाएगा, पैसा आप दीजिएगा तब आपको जो है ट्रेजरी बिल मिलेगा। तो जब पैसा कहाँ चला जा रहा है, आरबीआई के पास चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश के अंदर लिक्विडिटी मनी ज्यादा है वो कम हो जाएगा। और मकसद भी आरबीआई का वही होता है ट्रेजरी बिल जारी करने का। ट्रेजरी बिल तभी जारी करता है आरबीआई जब देखता है देश के अंदर जो है लिक्विडिटी मनी बहुत ज्यादा हो गया है, और उस लिक्विडिटी मनी के कारण जो है वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, या मुद्रास्फीति होती है ना। कुल मिलाकर के जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, प्राइस जो है बढ़ता है, तो आरबीआई क्या करता है कि लिक्विडिटी मनी को, यहाँ जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना जो है वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, तो उस पैसा को खींचने के लिए या वापस लाने के लिए जो है एक बिल जारी करता है जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। और एक ट्रेजरी बिल का न्यूनतम राशि जो होता है वो 25,000 का होता है। कितना हजार का होता है? 25,000 का होता है। ये समझ लीजिए खुले बाजार की क्रिया क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, इस साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाएं बैंक नीति से भी श्रेष्ठ मानी जा रही है। बड़े साख नियंत्रण में जो जो अभी हम लोग सीआरआर पढ़े या फिर एसएलआर पढ़े, पीएलआर पढ़े, है ना, तो उससे भी बेटर कौन है? खुले बाजार की क्रियाएं। बोलता है कि क्योंकि इस व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक बिना दूसरे पर निर्भर हुए अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अस्थायी जमा सुविधा क्या है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? बड़े आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति के अंतर्गत अस्थायी जमा सुविधा को प्रारंभ किया, यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे आम जनता जो है वो क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक में अपना जमा पूंजी का मान लीजिए 1,00,000 रुपया 10 साल के लिए जमा करना चाहता है, 1,00,000 रुपया, ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 10 साल, जिससे क्या हो जाए उसका डबल हो जाए, तो इसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। उसी प्रकार कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास अब क्या करेगा कि कुछ निश्चित समय के लिए जो है अपना जमा पूंजी आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक जमा करेगा, उसी को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है।
अब यह बोल रहा है कि यह एक मौद्रिक नीति का उपकरण है जिसके अंतर्गत अधिशेष तरलता सोखने के लिए, यानी कहने का मतलब है भारत के अंदर लिक्विडिटी मनी बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कारण जो है कीमत बढ़ने लगता है वस्तुओं और सेवाओं का। तो उसको सोखने के लिए, उसको कम करने के लिए, यानी लिक्विडिटी को कम करने के लिए जो है वो क्या करता है कि अस्थाई जमा सुविधा रखा है कि आरबीआई के पास आप जो है कुछ निश्चित समय के लिए जो है आप अपना जमा पूंजी को जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कोई भी आपको मॉर्गेज के रूप में या फिर कह सकते हैं कि प्रतिभूतियां जो है आपको हमारे पास जमा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास जो है कॉमर्शियल के पास जो भी जमा पूंजी है वो आरबीआई के पास जमा करें, ठीक है, उसका जो है फिर वो डबल करके देगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोला जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि देश के अंदर जो है तरलता को सोखने के लिए, यानी तरलता जो करेंसी जो बहुत मात्रा में हो गया है लोगों के पास, है ना, तो या कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो क्या करता है, खींचता है, आरबीआई अपनी तरफ जो है पैसा को खींच लेता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में। उसके बाद जो है मार्केट में पैसा कम हो जाता है, और मार्केट में पैसा जब कम हो जाएगा तो वस्तु की कीमत उतना नहीं बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। और एक वस्तुतः जब बैंकों को अल्पावधि के लिए, क्या बोल रहा है कि वस्तुतः जब बैंकों को अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वे आरबीआई, तो वे देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि आरबीआई से रेपो रेट पर ऋण लेते हैं जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती है। जब रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से ऋण आरबीआई से लेता है तो वहाँ उस समय मॉर्गेज के रूप में जो है अपनी प्रतिभूतियां जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करना होता है आरबीआई के पास, तब जो है कमर्शियल बैंकों को ऋण मिलती है, यानी गिरवी के रूप में कुछ रखना पड़ता है, ठीक है, प्रतिभूतियां। अब यहाँ पर बोला इसी प्रकार जब बैंकों के पास अधिक राशि होती तो वे उसे आरबीआई में रिवर्स रेपो रेट पर जमा करते हैं, या भी सरकारी प्रतिभूतियां जमानत का काम करती है। जो आप जो आरबीआई के पास जो है पहले से जो है आप जो है रिवर्स रेपो रेट के रूप में आप जमा किए, ठीक है। अभी रिवर्स रेपो हम लोग समझ के आ रहे हैं कि रिवर्स का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक जो है अपना जमा पूंजी को आरबीआई के पास जो है जमा करता है, और अपने जमा पूंजी को जो है कहाँ जमा करता है, आरबीआई के पास, और आरबीआई जो है इसको 3.35% क्या करता है, ब्याज देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कागज दिया होगा, डॉक्यूमेंट दिया होगा आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक को, वही वाला जो है मोर्गेज के रूप में जमा करके जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, तो लोन लेता है तो उसी को बोला जा रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियां जमानत का काम करती है, यानी ये जो आप जमा किए हैं रिवर्स रेपो के रूप में वो आपका जमानत के रूप में काम करेगा, तब आपको जो है आरबीआई क्या करेगा, लोन देगा, यानी कमर्शियल बैंक को लोन देगा। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन को बदल जाना, ट्विस्ट का अर्थ होता है कोई सिचुएशन अचानक जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए यह क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, यानी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोला है कि बढ़ाने के उद्देश्य से 23 दिसंबर 2019 को ऑपरेशन ट्विस्ट प्रारंभ किया है। यह एक मौद्रिक नीति है जिसे सर्वप्रथम अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने वर्ष 1961 में इस्तेमाल किया। देखिए भारत कितना पीछे है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है ऑपरेशन ट्विस्ट को अपने केंद्रीय बैंक में कब यूज किया, ऑपरेशन ट्विस्ट 1961 में, और भारत यही चीज को कब यूज कर रहा है, 2019 में। तो समझ लीजिए कि भारतीय बैंकिंग यानी केंद्रीय बैंक कितना जो है सिस्टम के मामले में पीछे है। अब यहाँ देखिए इसके अंतर्गत आरबीआई वर्ष 2026 से 30 के मध्य परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ बॉन्ड खरीदने और बदले इतनी ही धनराशि की ट्रेजरी बिल की बिक्री करेगा। बढ़ाई की 2026 से 30 के बीच मध्य परिपक्व मतलब होता है मेच्योरिटी
होने वाली 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने, जैसे मान लीजिए कि 10,000 करोड़ कोई आरबीआई के पास जमा किया तो उसको बॉन्ड देता है, क्या देता है, बॉन्ड देता है, ठीक है। बॉन्ड खरीदने के बदले इतनी धनराशि की ट्रेजरी बिल की बिक्री करेगा। नहीं, अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ आप जो है आरबीआई के पास जमा किए और वही राशि अगर आपको चाहिए बीच में, तो आपको बॉन्ड को क्या पड़ेगा, मॉर्गेज के रूप में देना पड़ेगा, तब आपको लोन मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि इसे ऑपरेशन ट्विस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अल्पकालिक प्रतिभूतियों को खुले बाजार की प्रक्रिया में या प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियां में ट्विस्ट यानी बदल दिया जाता है। अभी मैंने कहा था ट्विस्ट के मतलब होता है सिचुएशन बदल जाना, तो बोल रहा है कि दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। जो अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं आप चाहेंगे तो उसको समय सीमा बढ़ा सकते हैं, यानी उसको लंबे समय तक आप आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, तो उसी को बोला गया है ट्विस्ट। क्या कहा गया है, ट्विस्ट। अब देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट का एक थोड़ा सा डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्या है, रिजर्व बैंक है। किसी भी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अब यहाँ समझिए कि ये मुद्रा तरल रूप में जो है कहाँ होता है, तरल रूप में जो है देश के जनता के पास होता है। तरल मुद्रा कहाँ होती है, देश की जनता के पास और कॉमर्शियल बैंक के पास। फिर कॉमर्शियल बैंक से निवेशक लोन लेता है। निवेशक मतलब उद्यमी जो पैसा को उत्पादक क्षेत्रों में क्या करता है, खर्च करता है, तो उसको निवेश कहा जाता है। तो निवेशक लोन लिया, उसके बाद क्या किया कि दीर्घकाल के लिए प्रतिभूतियां का क्रय विक्रय करता है, जो है आरबीआई से क्या किया कि इसका बॉन्ड को खरीदा। जब आरबीआई का बॉन्ड निवेशक खरीदेगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, पुनः वापस चला जाएगा इसके पास। दूसरा कंडीशन में देखिए कि यहाँ बोलता है कि अल्पकालीन प्रतिभूतियों का विक्रय, यानी क्या करता है, जब ये बेचेगा, ये प्रतिभूतियों को क्या कर रहा है, अल्पकालीन प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, तो निवेशक क्या करेगा, उसको खरीदेगा। फिर क्या करेगा निवेशक, तरल मुद्रा में जो है वो अपने पास रखेगा, फिर वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक के पास चला जाता है। तो ये इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। अब यहाँ समझिए कि प्रतिभूतियों को क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बॉन्ड, ठीक है। आप कोई भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको क्या करती है, एक लिखित प्रमाण देता है, ठीक है, कि आपका जो है परिपक्वता कब होगी, है ना, कब जो है आपका जो है पैसा का मेच्योरिटी पूर जाएगा, सारा नेम एड्रेस पॉलिसी नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में बॉन्ड और हिंदी में प्रतिभूति बोला जाता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी नन गवर्नमेंट में करिए या गवर्नमेंट में करिए, तो आपको एक बॉन्ड जारी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि प्रतिभूतियों का यह क्रय विक्रय इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से किया जाता है। देखिए कोर बैंकिंग को ही ई कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। ई कुबेर के बारे में कभी कभी पूछ देता है, तो चलिए जानते हैं ई कुबेर क्या है। वर्तमान समय में प्रतिभूतियां अभी हमें समझा के आ रहा है कि क्या होता है। बड़े वर्तमान समय में प्रतिभूतियां कागज के रूप में जारी ना होकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होती है। अब जो है प्रतिभूतियां जो है शेयर जिसको कहा जाएगा, अब जो है शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है आप कोई भी कंपनी में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको कोई बॉन्ड नहीं देती, बल्कि आप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है उसको जारी होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही इनका क्रय विक्रय होता है, उसको ई कुबेर कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के लिए आरबीआई द्वारा डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ई कुबेर कहा जाता है। बोला यह जो है आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान है जिसे वर्ष 2012 से क्या किया है, प्रारंभ किया। ई कुबेर जो है कब से आरबीआई जारी किया है, तो 2012 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अपनी जो बॉन्ड या प्रतिभूतियां बेचता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है आरबीआई बेचता है, उसी को ई कुबेर कहा जाता है। ई कुबेर को आरबीआई जो है 2012 से जारी किया। अब चलिए प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज क्या होती है। सिक्योरिटी क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपया कर देते हैं, तो 1 लाख रुपया के लिए आपको क्या करेगा, वो
एक प्रमाण देगा, आपको कागज में लिखित देगा कि आपका पॉलिसी नंबर कितना है, कितना दिन में जो है आपका ये 1 लाख 2 लाख में बदलने वाला है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक सिक्योरिटी के रूप में कि आप पैसा जमा किए हैं कि नहीं। मान लिया जाए अगर आपको प्रतिभूतियां बैंक नहीं देती है तो आपके पास क्या प्रमाण रहेगा कि आप बैंक में जो है पैसा जमा किए हैं। यही कारण है कि बैंक जो है एक प्रतिभूति जारी करता है, एक सिक्योरिटी जारी करती है, बॉन्ड जारी करता है, ताकि आप बैंक को जब मैच्योरिटी पूरे तो बैंक को आप दिखा सकते हैं कि ये मेरा इतना पैसा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह दस्तावेज जिसके बदले बाजार से निधि यानी फंड प्राप्त किया जाता है प्रतिभूतियां कहलाता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है वो सिक्योरिटी जारी करता है, यानी प्रतिभूतियां जारी करता है। प्रतिभूतियां जो है आम आदमी खरीदता है, चाहे उसका दाम जो है 25,000 से शुरू हो या लाख रुपया हो। तो लाख रुपया अगर मान लीजिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं, आरबीआई के पास ही जमा कर रहे हैं, तो हमको बॉन्ड देगा कि नहीं देगा, सिक्योरिटी देगा कि नहीं, उसी को तो प्रतिभूति कहा जा रहा है। इसके जरिए क्या करता है, प्रतिभूति के जरिए क्या करता है, आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी मनी को खींच लेता है अपनी ओर, जिसके कारण जो है मनी इन्फ्लेशन खत्म हो जाता है, यानी मुद्रास्फीति खत्म हो जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है, कीमत में बढ़ोतरी होने लगती है, महंगाई होने लगती है, तो आरबीआई के पास एक टूल्स है कि वो प्रतिभूति को जारी करे ओपन मार्केट में, जिससे आरबीआई उस प्रतिभूति को खरीदेगा और पैसा मेरे पास आ जाए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट। अब आगे आते हम लोग, चूंकि हम लोग देखे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है दो विधि था, एक था क्वांटिटेटिव, है ना, एक था परिमाणात्मक, और एक जो था गुणात्मक। तो हम लोग जो है ये पहला है, दूसरा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं गुणात्मक विधि, क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे कि आरबी जो है गुणात्मक रूप से क्या क्या जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स बनाया, यानी हथियार बनाया है। यहाँ पहला हम लोग देखेंगे कि चयनात्मक साख नियंत्रण से तात्पर्य, यानी गुणात्मक को चयनात्मक भी कहा जाता है। बोला है कि चयनात्मक साख नियंत्रण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से संबंधित केंद्रीय बैंक की एक भेदमूलक नीति है, कुछ पॉलिसी है डिफरेंट तरीके से। अब बोला कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं एवं गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख देने पर रोक लगाना। जैसे मान लिया जाए कि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र को कहते हैं जो जल जंगल जमीन से रिलेटेड होता है, जहां पशुपालन कृषि इत्यादि किया जाता है ना, तो उन क्षेत्रों को जो है कम से कम लोन देने से, यानी ज्यादा से ज्यादा लोन देने से क्या करती है आरबीआई, रोक लगाती है। ठीक है, क्या लगाती है, रोक लगाती है। तो उसी को कहा जाता है ना गुणात्मक विधि। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कहता है, उन्हें अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि उन्हें हतोत्साहित करना तथा प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर को बढ़ाने के लिए साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। जैसे मान लिया जाए सोच समझ करके जो है प्राथमिक क्षेत्र के लिए जो है साख देना है। ठीक है, बोला कि रोक लगाना है या उन्हें प्रोत्साहित, दो काम करता है, या तो रोक लगाएगा या तो क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा। ठीक है ना, यानी उसको नाराज करेगा। तथा प्राथमिक क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों का स्तर को बढ़ाने के लिए साख के प्रवाह किसको कहते हैं, हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि प्रोत्साहित करना है किस क्षेत्र के लिए, बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने के लिए साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला उपकरण क्या है, सीमांत आवश्यकता। एक सीमांत का मतलब क्या होता है समझिए, पहले मान लिया जाए कि 2 करोड़ कोई लोन लेता है, क्या लेता है, 2 करोड़। ठीक है, अब क्या करने लगता है कि 3 करोड़ का डिमांड करता है, कितना करोड़, 3 करोड़। तो 3 करोड़ डिमांड कर लिया, तो 2 और 3 के बीच कितना का अंतर है,
1 करोड़ का। कितना का अंतर है? 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ आपका क्या कहलाएगा? सीमांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीमांत कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सीमांत आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी अधिक राशि क्यों पड़ती है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि वाणिज्य बैंक ऋण लेने वाले को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों अर्थात जमानत के बदले ऋण प्रदान करता है। आरबीआई ऐसी लोन नहीं देता कॉमर्शियल बैंक को, जमानत के रूप में, मोर्गेज के रूप में जो है अपना जो है बॉन्ड को गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तब जो है वाणिज्य बैंकों को ऋण प्राप्त होती है। और सामान्यतः इस जमानत का मूल्य स्वीकृति ऋण से अधिक होता है, यानी जो है कि जो आप ऋण ले रहे हैं, ऋण से ज्यादा वैल्यू आपका बॉन्ड का है जो आप गिरवी के रूप में या जमानत के रूप में रखे हैं। बोला कि बंधक रखी गई संपत्ति के मूल्य और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच का अंतर को ही सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहा जाता है। समझिए बात को, कह क्या रहा है कि मान लिया जाए मेरे पास जो है बॉन्ड है 2 करोड़ का, मेरे पास जो है ये बॉन्ड जो है कितना करोड़ का है? 2 करोड़ का। किसके पास? आरबीआई ने हमको दिया है। आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को मान लिया जाए 2 करोड़ का बॉन्ड दिया है। अब क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को अचानक जो है मान लिया जाए कि 1 करोड़ की जरूरत पड़ जाती है, 1 करोड़ का। तो मान लिया जाए बॉन्ड का कीमत कितना है यहाँ? 2 करोड़, और लोन कितना ले रहा है? 1 करोड़। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 करोड़ का। कितना का अंतर है? 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ आपका क्या कहलाएगा? सीमांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीमांत। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन मतलब कितना का मार्जिन दे रहा है। ठीक है। बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को जिस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाना चाहता है वहां सीमांत आवश्यकता ऋण मार्जिन घटा देता है। जहां पर जो है क्या कर रहा है कि ऋण प्रवाह को बढ़ाना चाहता है वहां पर सीमांत आवश्यकता ऋण मार्जिन को घटा देता है। जिसे मान लिया जाए कि 2 करोड़ का बॉन्ड है। कितना करोड़ का? 2 करोड़ का। तो आपको जो है ये ऋण मार्जिन को घटा देता है। ऋण मार्जिन को घटाने में मतलब आपको जो है 1.5 करोड़ भी दे सकता है। पहले 1 करोड़ देता था, अब 1.5 करोड़ देगा। ठीक है। तो ऋण मार्जिन मात्र हो गया उसका 50 लाख, और पहले ऋण मार्जिन कितना होता था? 1 करोड़ होता था। क्योंकि 2 करोड़ की जगह वो 1 करोड़ ही लेता था, तो ऋण मार्जिन हो गया 1 करोड़। लेकिन अब क्या है कि ऋण आपको ज्यादा दे रहा है, 1.5 करोड़ दे रहा है, तो ऋण मार्जिन घट करके कितना हो गया? 50 लाख हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखने वाले हैं, तथा जिस क्षेत्र में कहता है कि जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करना चाहता है वहां ऋण मार्जिन बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए 2 करोड़ का आपका बॉन्ड है और आपको बीच में जरूरत है तो आपको 50 लाख ही देगा, 50 लाख ही जो है आपको ऋण के रूप में देगा। तो यहाँ पर जो है ऋण मार्जिन बढ़ा दिया। ऋण मार्जिन कितना हो गया? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो गया। इस तरह जो है आरबीआई बैंकों को नियमित और नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। इस पद्धति का उपयोग कर ऋण की दिशा को जो है गैर जो है बोला है कि इस पद्धति का उपयोग कर ऋण की दिशा को गैर आवश्यक से आवश्यक क्षेत्रों की तरफ किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि बैंक जो है अपनी मनमर्जी से ऋण नहीं ले सकता है फालतू के। ठीक है ना। उसको जो है आवश्यक कार्यों के लिए ही वो क्या कर सकता है? ले सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि उपभोक्ता ऋण विनियमन क्या है, कंज्यूमर डेबिट रेगुलेशन क्या है। बोला कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता के ऋण आपूर्ति यानी सप्लाई उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए मुद्रास्फीति क्या है, मनी इन्फ्लेशन क्या है। ये बच्चों कि जैसे जैसे कीमत वृद्धि होगा वस्तु और सेवा का गुड्स एंड सर्विस का, जैसे जैसे कीमत क्या होगी? बढ़ेगी, तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कैसे?
तो जो भी जनता के पास पैसा है या कॉमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा रहता है उसको क्या करेगा, ये ओपन मार्केट एक जारी करेगा जिसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी बिल जारी करेगा या प्रतिभूति जारी करेगा, उसको क्या कहेगा कि आप लोग जो है इसको खरीदिए। ठीक है, आरबीआई को भी, कॉमर्शियल बैंक को भी बोलेगा और आम जनता को भी। तो क्या करेगा, ट्रेजरी बिल या फिर प्रतिभूति को कॉमर्शियल बैंक खरीदेगा या बड़े बड़े लोग जो है खरीदेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी अधिक है, वो क्या है कि खरीद लेगा। तो ये पैसा क्या करेगा, आम जनता से या कॉमर्शियल बैंक से पैसा किधर चला जाएगा, सब आरबीआई के पास चला जाएगा। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो गुड्स और सर्विस का जो है वैल्यू जो है या कीमत जो है बढ़ेगा ही नहीं। तो आरबीआई जो है मनी इन्फ्लेशन को इस तरह कंट्रोल करती है। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि साख की राशनिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साख राशनिंग से आप क्या समझते हैं, तो जान लीजिए। साख की राशनिंग के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है। बड़ा है कि आपको जो है आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है कि एक सीमा तय करता है कि आपको हम 10,000 करोड़ तक लोन दे सकते हैं। कितना देंगे, 10 करोड़ या 10,000 करोड़ तक। तो एक निश्चित कर दिया कि आपको 10 करोड़ ही आरबीआई क्या करेगा, आपको लोन देगा या 10,000 करोड़ देगा। तो इसी को कहा जाता है साख की राशनिंग। अब यहाँ समझते हैं कि अर्थात वाणिज्य बैंक इस कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकती है। जब आरबीआई अपना साख राशनिंग तय कर लेती है कि कॉमर्शियल बैंक को 10 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर में हमको लोन देना है, तो 10 करोड़ ही देगा, उससे अधिक नहीं देगा। इसी को साख राशनिंग कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि यह सीमा या तो किसी विशेष उपयोग के लिए या सामूहिक आधार पर तय की जाती है। किसी एक बैंक के लिए यह मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लगाती है, बल्कि भारत के अंदर जितने भी सार्वजनिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सबके लिए ये सीमा तय होती है, राशनिंग बनाई जाती है। जैसे सभी वाणिज्य बैंकों को, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी वाणिज्य बैंकों को स्वयं द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना आवश्यक है। यानी एकदम अति आवश्यक चीज है ना, उन्हीं को 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना आवश्यक। यानी आरबीआई जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही ऋण देती है, ऐसे ऐरा गैरा को नहीं देता। जो आवश्यक क्षेत्रों में काम या पैसा को निवेश करने वाला होता है, ऋण देने वाला होता है, तभी जो है आरबीआई ऋण देता है। आगे देखिए बोलता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कुल ऋण का 18% ऋण कृषि क्षेत्र को दिया जाता है। यानी 40% जो दिया, उसके अलावा जो है 18% किस क्षेत्र को ऋण देना आरबीआई को जरूरी होता है, तो कृषि क्षेत्र में जो है वो 18% लोन देता है। आरबीआई कैसे, किसके द्वारा, तो देखते हैं जिसको नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड, ये आपको याद रखना है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है और नाबार्ड के द्वारा जो है कृषि क्षेत्रों में जो है वो ऋण आरबीआई प्रदान करता है। कितना परसेंट, 18%। अब यहाँ पर नैतिक दबाव क्या है, एक है मोरल सॉल्यूशन, यानी क्या है कि यह रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्य बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किए गए अनुदेशों और दबावों का आधार। देखिए आरबीआई जब कोई रूल निकालती है, आरबीआई जब भी कोई कॉमर्शियल बैंकों के लिए रूल जारी करता है तो उसको वाणिज्य बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को मानना पड़ता है। इसी को नैतिक दबाव कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इसे विचार विमर्श, पत्रों, अभिभाषणों तथा बैंकों को संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से व्यवहारिक रूप से दिया जाता है, यानी बताया जाता है कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के द्वारा। और रिजर्व बैंक समय समय पर अपने
नीतिगत स्थिति की घोषणा करके बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करता है कि हम जो आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके अनुरूप ही आपको काम करना है, ये उम्मीद लगा के आरबीआई बैठा रहता है। ठीक है, इसको नैतिक दबाव कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप मुद्रा क्या है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप मुद्रा क्या है? बोला कि इस अवधारणा यानी ये कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इसका प्रयोग अपस्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में तरलता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। देखिए अपस्फीति क्या है? जब जो है वस्तु की कीमत लगातार घटती है या फिर कहिए कि हमारा जो है पैसे का वैल्यू घटने लगता है। जब पैसा का वैल्यू क्या होने लगता है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे आईएनआर को, इंडियन रुपीज को, आईएनआर इंडियन रुपीज का जो है वैल्यू घटता है, तब जो है हेलीकॉप्टर ड्रॉप सिस्टम लागू किया जाता है। ये बड़ा यह मौद्रिक नीति का एक अपरंपरागत उपकरण है जिसमें भारी मात्रा में मुद्रा जारी करना और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इसे जनता में वितरित करना शामिल है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप मुद्रा के जरिए जो है आरबीआई क्या करता है कि जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है या फिर कहीं उसका वैल्यू कम हो जाता है आईएनआर का, तो क्या करते हैं आरबीआई जो है पैसा ज्यादा से ज्यादा छापता है, यानी भारी मात्रा में क्या करता है मुद्रा जारी करता है और वो क्या करता है अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे जनता में बंटवा देता है। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है। बोला कि यदि बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई उन बैंकों को ऋण आपूर्ति से वंचित या कुछ दरों को अनेक के लिए जो है बदलकर या घटाकर बढ़ाकर उन्हें दंडित कर सकता है। यानी जो आरबीआई के रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेगा उसको जो है क्या करती है तो वंचित करती है, यानी बोलता है कि ऋण आपको हम नहीं देंगे। ठीक है, या फिर कहेंगे कि अगर 5% के हिसाब से दे रहे हैं तो आपको हम 10% हिस्से देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो पतली गली से निकलो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब होता है दंड देना, एक्शन लेना। ठीक है, आरबीआई एक्शन लेता है अगर आरबीआई के रूल रेगुलेशन को नहीं कोई कॉमर्शियल बैंक फॉलो करता है तो। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख बैंकिंग दरें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको जानना पड़ेगा। देखिए ये जो है 18 फरवरी 2024 में जो है जारी किया था आरबीआई। ये कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है कि बैंक दर कितना है तो 6.75। अभी सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बैंक दर जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ऋण लेता है, यानी कह सकते हैं उसको ब्याज कितना परसेंट देना होता है 6.75%। अब नगद आरक्षित या आरक्षण अनुपात जो है करेंट रिजर्व रेशियो जो है कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि अपनी जमा पूंजी का 14 दिन के अंदर जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास जमा पैसा रहता है उसको आरबीआई के पास जमा करता है ना। कितना परसेंट अपना जमा पूंजी का कितना परसेंट जमा करता है 4.50%, यानी 4.5% जो है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। अब इस संवैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर जो है, एसएलआर का मतलब है कि जब 4.5% जो है वो कॉमर्शियल बैंक के पास जमा यानी आरबीआई के पास जमा करता है तो कुछ अपने पास रखता है करेंट या कैश करेंसी, क्योंकि जनता कभी भी जो है अपने बैंक में अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, इसलिए जो है कॉमर्शियल बैंक अपने पास 18% तक रख सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो बचा पैसा रहता है वो क्या करता है जनता में पीएलआर के रूप में वो ऋण दे देता है। क्या दे देता है? ऋण दे देता है। ठीक है, उसके बाद रेपो दर क्या है? रेपो रेट क्या है कि कॉमर्शियल बैंकों को जब आवश्यक खर्च करना पड़ता है या जरूरत पड़ती है ना, तो वो क्या करता है कि आरबीआई से ये लोन लेता है ना, अल्पकाल के लिए, यानी कुछ घंटों से लेकर के 14 दिन तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको जो है रेपो रेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अभी 6.5% जो है इसका दर निर्धारित है। रिवर्स रेपो दर कितना है? 3.35। ये क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास
कुछ जमा पूंजी हो जाता है, यानी अधिक मात्रा में इसके पास पैसा आ जाता है, तो क्या करेगा कि आरबीआई के पास जमा कर देता है ना। पहले तो ये ऋण लेता था, लेकिन अब ये जमा कर रहा है, इसके पास सरप्लस हो गया, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा करेगा। कौन? कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट मिलता है 3.35। तो इसको रिवर्स रेपो, यानी गियर का हो रहा है, पीछे कर रहा है, यानी गाड़ी पीछे घसक रही है, यानी आरबीआई के पास पैसा ये जमा कर रहा है ना, इसको रिवर्स कहा जाता है। अब सीमांत अस्थायी सुविधा दर जो है कितना है, 6.75। ये भी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि ये जो है क्या है कि जो भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में या रिवर्स रेपो दर के हिसाब से जो पैसा जमा किया है, उसको एकदम बहुत जरूरी है, अचानक जो है इसको जरूरत पड़ गया कमर्शियल बैंक को, तो अपने जमा पूंजी का 1% पैसा जो है निकाल सकता है एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तो उसको बोला जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर, ठीक है। उसके लिए आपको जो है कमर्शियल बैंकों को 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। फिर अस्थायी जमा सुविधा दर जो है एसडीएफआर जो है 6.25 है। ये सारे जो रेट है वो आरबीआई तैयार करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्वांटिटिव चेंजेस है ना, क्वांटिटिव। अब आगे हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, क्यों आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। तो बोल रहा है कि कीमतों स्थायित्व यानी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, कीमतों में स्थायित्व का तात्पर्य है कि कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना, यानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की अपेक्षा जो आईएनआर है, इंडियन रुपीज है, उसका वैल्यू घटता है, तो उसको रोकना, उसको बनाए रखना आरबीआई का काम है। किसका काम है? आरबीआई का, ठीक है। अस्थायी कीमतें आम जनता के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है तथा व्यापार को प्रोत्साहित करती है ना। एक निश्चित रेट में अगर मान लिया जाए कि 10% के हिसाब से हमको पैसा मिल रहा है, कहीं हम जमा किए, तो अचानक पता चलता है कि नहीं उसका वैल्यू घट गया, आपको 5% मिलेगा, तो इससे क्या होता है, आम जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। तो आम जनता के विश्वास को कायम करने का काम किसका है? आरबीआई का, ठीक है। अब बोल रहा है कि कीमतें आय एवं संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण भी सुनिश्चित करती है, यानी आय और वितरण समान हो, हर जनता के पास करेंसी बराबर रूप में हो, इक्वालिटी में हो, ये भी काम जो है आरबीआई का है। क्योंकि इस स्थिति में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का दोनों पर जो है नियंत्रण रहता है, और नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। दूसरा है विनिमय दरों में स्थायित्व, और है कि स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, जिसे हम फॉरेन करेंसी के साथ, हम मान लीजिए फ्रांस के साथ जो है लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं, है ना, राइफल खरीदना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए वहां पर जो फ्रांस में करेंसी चल रहा है, मान लीजिए डॉलर चल रहा है, तो डॉलर मान लीजिए 1 के बजाय हमको 80 देना पड़ रहा है, तो इसको जो है कम कराना या फिर 80 में ही बरकरार रखना, ये नहीं कि 90 हो जाए, तो हमको ज्यादा देना पड़ेगा करेंसी। तो एक्सचेंज रेट का जो स्थिति है उसको बरकरार रखना, अगर 80 तय हो गया तो 80 में ही रहेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं हम देंगे, तो ये काम जो है आरबीआई का है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति क्या है। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरह की इकोनॉमी में होता है। तो दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में प्राइवेटेशन ज्यादा होता है, यहाँ पर जो है सभी लोग जो हैं क्या होता है कि एकदम रोजगार में रहता है, कोई बेरोजगार नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण रोजगार का भी जो है जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। बड़ा है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था आर्थिक विकास और प्राकृतिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग को दर्शाती है, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों को आप दोहन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उससे क्या है कि पूर्ण रोजगार की ओर लोग जाएंगे। अब आगे कहता है कि अतः बचत और निवेश, देखिए इनकम जो है कंजप्शन करने के बाद जो हम लोग सेविंग करते हैं, और यही सेविंग पैसा क्या होता है कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और इस तरह जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि बचत और निवेश में साम स्थिति, तो अभी हम क्या बोले कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, और एक होता है इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ये वाई वाई दोनों बराबर है,
तो हम ऐसे कर सकते हैं C प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ C प्लस एस, अभी C को इधर ले आते तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा आई, तो C कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एस इज इक्वल टू आई। इसको साम्य स्थिति कहा जाता है। जितना आप बचत कर रहे हैं उतना ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है साम्य स्थिति। ठीक है, साम्य स्थापित करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति भी मौद्रिक नीति का स्वाभाविक उद्देश्य है। अगर आप बचत करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा जब वहां के जनता निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो बचत करेंगे। अगर बचत नहीं होगा तो फिर निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन एवं मांग में वृद्धि होना आवश्यक है। आर्थिक उछाल, जिसको इकोनॉमिक बूम के दौरान इसमें स्वतः अपेक्षित वृद्धि होती है। यानी जब लोग को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमिक बूम आ जाता है, यानी सरकार के पास पैसा बहुत आने लगता है टैक्स के रूप में। ठीक है ना, बोल रहा है कि परंतु मंदी के दौरान मौद्रिक नीति के माध्यम से बेरोजगारी को नियंत्रित किया जाए। जब मान लिया जाए कि मंदी आ गया मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर, तो ये भी आरबीआई के ही हाथ में है कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए या नियंत्रित किया जाए। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक विकास क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। मूल्य स्थिरता अथवा पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक प्रगति के लिए मात्र सहायक उद्देश्य होता है। बोल रहा है कि वास्तव में इसका लक्ष्य है आर्थिक विकास को बढ़ाना, उसका उच्च स्तर बनाए रखना। आरबीआई को क्या कह रहा है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी रखे, यानी प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि डॉलर के पीछा जो है आईएनआर जो होता है, हमारा इंडियन रुपीज जो होता है, उसका प्राइस गिरने ना दे, इंडियन करेंसी का वैल्यू गिरने ना दे। जिससे क्या होगा कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेनर करेगा, यानी कह सकते हैं एफडीआई होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, तो जिससे क्या है हमारा इकोनॉमिक बूम होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए प्रभावी ढंग से बचतों को प्रोत्साहित करना तथा उन बचतों को नियोजित ढंग से निवेश करना। नियोजित का मतलब क्या होता है, नियोजित मतलब होता है प्लान। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप प्लान करेंगे कि इसमें मेरा प्रॉफिट है या नहीं। ये भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बड़े मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि जब भी आप पैसा को लोन ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन सेक्टर में ही लगाएं। ठीक है, उसको कंजप्शन सेक्टर में नहीं लगाना है। लोन के रकम को हमेशा प्रोडक्शन सेक्टर में लगाना चाहिए, उत्पादक क्षेत्र में लगाना चाहिए, न कि कंजप्शन सेक्टर में लगाना चाहिए। ठीक है, ये भी आर्थिक विकास का हिस्सा है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आय में स्थिरता कैसे होगी, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगा, इनकम स्टेबिलिटी कैसे होगी। आय एकदम स्थिर रहे, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 50,000 महीना कमा रहे हैं तो 50,000 ही महीना कमाते रहे। ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो 50,000 से 5,000 नहीं आना है। ठीक है, ये जो है क्या कह रहा है, आय की स्थिरता। मौद्रिक नीति द्वारा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाकर जनता के आय को अस्थिरता के कम किया जाए, जो कम बेसी होते रहता है, उतार चढ़ाव जो होते रहता है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, मौद्रिक नीति मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। मुद्रा प्रसार का मतलब क्या है कि जब आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन देता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन देगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा, तो उसको मुद्रा प्रसार कहेंगे। लेकिन मुद्रा संकुचन का मतलब है कि आरबीआई क्या करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। जब आप कॉमर्शियल बैंकों को या आम जनता को जितना पैसा की जरूरत है, लेकिन वो क्या करेगा, जहाँ 6% में दे रहा था या 6.5% में, अब 10% कर देगा। तो 10% कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक जो है लोन कम लेगा। जब कम लेगा तो स्वतः जो है मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो उसको संकुचन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग बचत एवं निवेश की क्षम। देखिए बचत और निवेश, अभी मैंने कहा था कि इनकम इज इक्वल टू जो होता है कंजप्शन प्लस जो होता है वो सेविंग होता है। पहला इक्वेशन ये होता है। दूसरा इक्वेशन होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी इनकम तो दोनों इक्वल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई।
अब यहाँ पर जो है S इज इक्वल टू C प्लस आई माइनस सी, जब प्लस को इधर ले आते हैं इक्वल का इधर तो माइनस में हो जाता है, ये C कैंसिल हो गया तो बचा क्या, S इज इक्वल टू आई। इसको बोलते हैं बचत और निवेश का साम्य स्थिति। जितना आप बचत करिएगा उतना ही क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बचत और निवेश का साम्य स्थिति इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है बचत और निवेश का साम्य बनाए रखना, ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। देखिए पूर्ण रोजगार तभी प्राप्त हो सकता है जब जो है बचत और निवेश दोनों आपस में बराबर होगा। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य बचत और निवेश में वृद्धि करना भी है, यानी जितना आप बचत में वृद्धि करेंगे उतना ज्यादा निवेश में वृद्धि होगी। इस तरह जो है आर्थिक विकास संभव हो पाएगा, पूर्ण रोजगार की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। मौद्रिक नीति जनता की आय में वृद्धि करके उसे बचत के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी मौद्रिक नीति के जरिए जो है जनता को यानी बचत में वृद्धि करने का जो है हौसला देता है, यानी प्रोत्साहित करता है कि जितना आप बचत करिएगा उतना आपका जो है फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा। यानी जितना बचत करिएगा उतना ही निवेश करिएगा, और निवेश करने से अर्थव्यवस्था विकास करेगी और लोगों को रोजगार मिलेगी। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिरता, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगा। जो भारत की इकोनॉमी है वो गिरे नहीं, नीचे ना हो, इकोनॉमी नीचे नहीं होना चाहिए, जितना बूम करे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आरबीआई के हाथों में है कि वो कैसे जो है स्टेबिलिटी रखेगा, स्थिरता रखेगा। तो विकसित देशों में मौद्रिक नीति का लक्ष्य विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों की अपेक्षा सीमित है। वहां इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। अल्प विकसित देश की बात कहा जा रहा है कि गिरने ना दिया जाए, लेकिन विकसित और विकासशील देशों में तो चाहता है कि मेरी इकोनॉमी का बूम हो, यानी आर्थिक उछाल आए, ठीक है ना। बोला कि विकास के साथ मुद्रा की मांग भी बढ़ती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे जो है मनी डिमांड जो है बढ़ती है, ठीक है। इसलिए उचित मौद्रिक नीति का माध्यम से मुद्रा मांग और आपूर्ति में साम्य बनाए रखा जा सकता है। किसके जरिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या एम है, गोल है। तो बोला कि विकास के लिए, किसके लिए, विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाना। जो भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सड़क, है ना, स्कूल, कॉलेज, है ना, खाने के लिए अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, शिक्षा, ये सारी चीजें जो है आरबीआई के चाहेगा तो क्या करेगा, व्यवस्था कर सकता है, ठीक है ना। बड़े साधन व्यवस्था कर सकता है, उपलब्ध करवा सकता है। उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार को बीच बीच में जो है सलाह भी देते रहता है कि आप किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करिए, है ना, और आपको जो है इकोनॉमिक बूम हो सकता है। बोले कि विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव होता है, इसलिए उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा एवं साख की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।